नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हिंदी के अंदर। आज की तारीख है 16 अप्रैल 2018 सोमवार। मैं हूं करदम रावल। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारा जो 13 मई 2018 को वीडियो कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके अंदर आपको 8 सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो कोर्स मटेरियल के साथ में आपको दिए जा रहे हैं, वो भी एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट के साथ, जिसके अंदर आपको ये सारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे सिर्फ 4999 रुपीज के अंदर विथ मटेरियल। इसके लिए आपको ये लिंक के ऊपर जाना है, info@upscis.com। इसके अलावा अगर आपको फ्री मंथली करंट अफेयर्स चाहिए फ्री के अंदर, तो आप हमारी वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं www.upscisexam.com, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह से रहेगा। मैंडेट एंड अलोकेशन, री इमेजिनिंग गवर्नेंस, वॉर फॉर वॉर, अ गोल्डन हुई, उसके बाद इसका एक ओवरव्यू लेंगे। इसके बाद हम एक फन फैक्ट देखेंगे जिसके अंदर आपको पिछले पूछे गए क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा। इसके अलावा आज एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। इसके अलावा ये 4 में से जो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, री इमेजिनिंग गवर्नेंस एंड अ वॉर फॉर वॉर, तो इसके ऊपर हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। उसके अंत में आपको मिलेगा वोकैबुलरीज, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे जो मैंडेट एंड अलोकेशन वाला जो आर्टिकल है वो 15 फाइनेंशियल कमीशन को लेके है, जो वहां पे बात की गई है। एक है आर्टिकल 282 और एक है आर्टिकल 275 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस जो आर्टिकल है, इसके ऊपर यहाँ पे कुछ कंपैरिजंस और डिस्कशंस दिए गए हैं। तो जो फाइनेंस कमीशन है वो अराउंड पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर हमने इसके ऊपर अराउंड 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आर्टिकल्स की बात की गई है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि फाइनेंस कमीशन कोई भी बायस वे के अंदर वर्क नहीं करता है। एज पर द पावर्स दे हैव अंडर आर्टिकल 275 एंड 282 फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके ऊपर ये सारी बातें हैं, और जो फेडरलिज्म है इसको ऊपर भी ये फोकस करता है। तो ये आर्टिकल अभी इस समय ये कोई डिस्कसेबल आर्टिकल नहीं है। दूसरा जो है आर्टिकल वो हम देखते हैं, री इमेजिनिंग गवर्नेंस। यहाँ पे पहली दफा कुछ डिफरेंट मोड के अंदर एक मेथड दी गई है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट के 3 टायर्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इन तीनों को कंबाइनली मिला के किस तरह से वर्क करना है, तो वर्क करने से किस तरह से बेनिफिट मिलेगा और ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क करने वाला है। तो ये जो एक नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने एक मेथड दी है गवर्नेंस को एक अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि ये आर्टिकल हमारे लिए जनरल स्टडी पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम डिस्कशन जरूर करेंगे। इसके अलावा वॉर फॉर वॉर, ये जो आर्टिकल है जिसके अंदर हाल ही में यूएस और उसके कुछ साथी कंट्रीज ने सीरिया के ऊपर 120 से ज्यादा मिसाइल्स ड्रॉप की है, तो इसके पीछे रीजन क्या था और ये तथ्य कहां तक सत्य है, तो ये आर्टिकल इसके ऊपर है। ये भी हमारे जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर हम जरूर से डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा गोल्डन हुई, ये जो आर्टिकल है, ये अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं CWG, तो वहां पे हिंदुस्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमने 66 टोटल कुल 66 मेडल्स जीते हैं। पिछली दफा हमने 64 जीते थे, और पिछली दफा हमने 16 गोल्ड जीते थे, इस दफा हमने 25 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, जो हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ फिगर्स है जिसको आपका पता होना आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा जो आगे आने वाले टूर्नामेंट है, इसके अंदर भी इंडियन प्लेयर्स कुछ अच्छा परफॉर्म करे, ये हमारी आशा है। तो ये है आर्टिकल्स। तो 2 आर्टिकल्स के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं कि फन फैक्ट क्या था। जो पिछला सैटरडे वाला एडिटोरियल था, इसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हु इज द फर्स्ट इंडियन टू हैव अ डॉक्टरेट डिग्री आउट ऑफ इंडिया। तो उसका सही जवाब है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, जिनको इकोनॉमिक्स के ऊपर डॉक्टरेट डिग्री यानी कि PhD प्राप्त हुई है। तो ये आंसर सही आंसर दिया है शिवेंद्र पराशर जी ने, और एक है प्रिया कश्यप जी ने। इसके अलावा आज के जो फन फैक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं वो सीरिया के बेस के ऊपर है। यहाँ पे सीरिया के ऊपर काफी एक हॉट न्यूज बनी है, तो सीरिया के रिलेटेड हम आपके लिए फन फैक्ट लाए हैं।
डमास्कस जो कैपिटल है सीरिया का, वो माना जाता है कि ओल्डेस्ट कंटिन्यूस लिव्ड सिटी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा मोस्ट पीपल इन सीरिया आर मुस्लिम, फ्यू आर जूइश एंड क्रिश्चियन। पीपल इन सीरिया स्पीक्स अराउंड दिस लैंग्वेजेस अरेबिक, अर्मेनियन, कुर्दिश, किरकाशियन, फ्रेंच एंड इंग्लिश। पीपल इन सीरिया कैन एक्सपेक्ट to live about 70 years and 77% adults are literate। इसके अलावा जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, some of the most prominent name including वात्स्यायन, विष्णु शर्मा, वारामिहिर, कालिदासन, आर्यभट्ट belong to which era or period of Indian history। तो अगर आपका जवाब सही रहा कमेंट सेक्शन में आंसर बताए तो हम यहाँ पे फन फैक्ट वाली स्लाइड में आपका आंसर, जिस तरह से शिवेंदु पराशर जी और प्रिया कश्यप जी का आंसर हमने इंक्लूड किया, आपका आंसर हम जरूर से इंक्लूड करेंगे। तो गौर फरमाते हैं आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन करने लायक है उसके ऊपर। वॉर फॉर वॉर, तो ये आर्टिकल डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या सीरिया के अंदर क्या कंडीशन है। सीरिया के अंदर सिविल वॉर चालू है, शिया और सुन्नी मुस्लिम्स की यहाँ पे आपस में टकराव होते रहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पिछले जो वहाँ पे प्रेसिडेंट थे उन्होंने, और यहाँ पे पिछले प्रेसिडेंट ने काफ़ी धमकियाँ दी थी कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपको यहाँ पे फोकस करना है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पिछली दफ़ा लास्ट ईयर 2017 के अंदर भी यहाँ पे मिसाइल्स छोड़े थे, यहाँ पे अभी करंटली भी 100 से ज़्यादा मिसाइल्स छोड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सीरिया के अंदर जो हॉट टॉपिक अभी है कि सीरिया के अंदर अमेरिका ने, उसके साथी कंट्रीज ने यहाँ पे सीरिया के ऊपर मिसाइल्स छोड़े हैं। और इसके पीछे जो रीजन बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि अमेरिका का मानना है कि वहां पे केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है और वहां की लोकल पब्लिक के ऊपर, वहां के सिविलियंस के ऊपर यह अटैक हुआ है। तो ये जो पहली दफा नहीं हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये दूसरी दफा किया है। इससे पहले उन्होंने इदली प्रोविंसेस के वहां पे भी 59 मिसाइल्स छोड़े थे 2017 के अंदर। तो ये नाम याद रखना आपके लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा अभी दोमा नियर दमास्कस के अंदर वहां पे भी अमेरिका ने 100 से ज्यादा मिसाइल्स छोड़े, जिसके अंदर अमेरिका का साथ दिया है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने। यहाँ पे कहा गया है कि जो मिस्टर असद का जो रिजाइम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारी एक्टिविटीज की है। इसके अलावा जो केमिकली वेपन्स यूज हुए हैं, जो यूएन मैंडेट में बताया गया है कि इस तरह से वेपन्स आप यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरह के सिविलियंस को हार्म नहीं पहुंचा सकते। तो इस चीज का उल्लंघन हुआ है ऐसा मिस्टर ट्रंप का कहना है। तो इसके लिए उन्होंने फ्राइडे नाइट को 100 से भी ज्यादा मिसाइल्स ने 3 अलग अलग रेजिम फैसिलिटीज वाले एरियाज के ऊपर मिसाइल्स छोड़ी। और पेंटागन जो कहता है कि केमिकल वेपन प्रोग्राम्स जो वहां पे चल रहे थे, जिसके अंदर केमिकल एजेंट है जो वो यूज हुए हैं वहां के लोकल सिविलियंस के ऊपर, तो इसके लिए अमेरिका कहता है कि इन लोगों को पनिश करना काफी जरूरी है। और अमेरिका और उसके साथी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम्स और फ्रांस ने यहाँ पे ये जो सीरियस मुद्दा है इसके ऊपर स्टेप्स लेते हुए यहाँ पे जो 100 मिसाइल्स छोड़ी है, 100 से भी ज्यादा, तो ये रीजन बताया है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो केमिकल वेपन्स है वहां पे उसके ऊपर बैन है। तो जो डोमास्कस के पास जो डोमा है वहां पे जो ये सारी एक्टिविटीज हुई है, तो ये फैक्ट कहाँ से सामने आते हैं? तो अमेरिका के पास ये इंफॉर्मेशन आती है अमेरिका की लोकल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो खुद एक रिसर्च वगैरह की एक्टिविटी करती है, उन्होंने ये सारे इन्वेस्टिगेशन करके इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की है मिस्टर ट्रंप को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चनेबल बात ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यूएस प्रेसिडेंट को दी है, क्या ये ट्रस्टवर्दी है? इंटरनेशनल लॉज क्या ये कहता है कि ये आपके अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो आपको इंफॉर्मेशन दी है वो फुल प्रूफ सक्सेसफुली माना जा सकता है कि ये सही इंफॉर्मेशन है? क्योंकि इंटरनेशनल लॉज ये कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है तो इसकी आपको एक वेरिफिकेशन करवानी काफ़ी ज़रूरी है। आप ऐसे ही किसी कंट्री के ऊपर डाउट के तौर के ऊपर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो क्या हुई है, इंफॉर्मेशन मिली है अमेरिका की खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टेप्स ले लिया और फ्राइडे के दिन 100 से ज़्यादा मिसाइल्स सीरिया के ऊपर छोड़ दी। तो 3 अलग अलग जगहों पे ये मिसाइल्स छोड़ी और ये जो है वो सेकंड अटैक है। जब पहली दफ़ा अटैक हुआ था तभी इसी तरह की इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सीरिया के अंदर जो केमिकल वेपन्स यूज हो रहे हैं और वहाँ के सिविलियंस को खतरा है और उसके ऊपर भी ये केमिकल वेपन्स यूज होते हैं। तो उस समय ये बताया गया था कि हमने जो ये अटैक किया है जिससे जो असद रिजिम है वो डैमेज होगी
और वो खौफ में आ जाएंगे कि ये दूसरी दफा इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करेंगे, और इसके लिए हमने ये फर्स्ट अटेम्प्ट किया है। तो ये सेकंड अटेम्प्ट का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो सच में फेलियर था, इससे एक्टिविटी कुछ प्रभावित नहीं हुई है, और वहां पे जो केमिकल वेपन्स का यूज है वो कंटिन्यूअसली अभी भी हो रहा है। तो इसके अलावा अभी हुआ क्या कि जो सिविल वॉर्स है उसको एक अलग से आग मिल गई, फ्यूल मिल गया। इस तरह की एक्टिविटीज अगर कहीं आगे समय में भी जाके होती है तो अमेरिका को फिर से इसके अंदर पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो इवन यहाँ पे एक बात ये भी बोली गई है कि जो फ्यूचर केमिकल अटैक्स हो सकते हैं वो ये भी हो सकता है कि मिस्टर असाद नहीं, लेकिन वहाँ की जो राइवल पार्टीज है उनके राइवल से ये भी करवा रहे होंगे। तो ये अगर होता है, अगर फ्यूचर में कभी किसी भी दिन रिपीट होता है तो अमेरिका को फिर से इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो रशिया है, तो वो रशिया ने मिस्टर असाद की साइड ली है, उसके रजीम की साइड ली है, तो कहा है कि भाई हम अमेरिका को अपोज करते हैं और ये जो एक्टिविटी है वो एक नेगेटिव एक्टिविटी है, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो बात की गई है वो ये है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज होती है सीरिया के ऊपर मिसाइल्स छोड़ने के बाद कि असद रिज़ाइम का अंत हो जाएगा, तो एक चीज ये भी है कि सीरिया के लोगों को पता है कि मिस्टर असद का जो रूलिंग मेथड है वो काफी मॉन्स्टरस है और वो लोग वहां पे इन चीजों को भी नफरत करते हैं। लेकिन अगर एक ग्राउंड रियलिटी के तौर के ऊपर देखा जाए कि सीरिया में अगर मिस्टर असद का एंड भी हो जाता है उनकी पार्टी का, तो वहां पे जो पावर है वो एक तरह से कोलैप्स हो जाएगा और इवन लाखों लोगों को इंस्टेबिलिटी का भी सामना करना पड़ेगा और जो देश है उनकी स्थिति और भी खराब होने वाली है। तो इससे अगर कंट्रोल में लाना है तो एक यूनिलैटरल मिलिट्री फोर्स लानी चाहिए पूरी वेस्ट से, और एक मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के तहत ये जो पूरा माजरा है उसको नॉन वायलेंट तरीके से और एक लॉन्ग लास्टिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन का इन लोगों को रिक्वायरमेंट है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों एक साथ आए यूएन मैंडेट के अंतर्गत, और जो पाथ है सीरिया के लिए वो पीसफुल पाथ डिसाइड करके कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाल के दे, ना कि बॉम्ब्स वगैरह। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जो सीरियन पब्लिक है वो क्या चाहती है, उन लोगों ने ये पिछले 7 सालों के अंदर 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु देखी है, तो वो लोग अभी बॉम्ब वगैरह नहीं चाहते हैं। दे वांट अ peaceful life in the nation. They don't want any bomb, any missile or anyone to be killed or died by Mr. Assad regime। और इस तरह की जो मिसाइल अटैक्स होते हैं अमेरिका या वगैरह कंट्रीज से, तो ये लोग यहाँ पे पीस चाहते हैं। इन लोगों की खुद की डिमांड ये है, और राइटर यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रॉब्लम का अगर लॉन्ग टर्म और डिप्लोमेसी सॉल्यूशन लाना है तो यूएस और रशिया को एक साथ आना होगा यूनिलैटरल मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, और इस सिचुएशन को अंडर कवर लाने के लिए यही एक मोस्ट पॉसिबल सक्सेसफुल स्टेप रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है जो डिस्कस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जनरल स्टडीज पेपर 2 के एंगल से, कि यहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है भारत के, उन्होंने एक व्यू पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो 3 टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन लोगों को एक साथ आके कुछ एक्टिविटीज करनी है जिससे कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है जो इकोनॉमिकली या फिर डेवलपमेंट के तरीके से बैकवर्ड रह गए हैं, तो उनके लिए एक अलग से एक प्रोग्राम लेके आया है जिसके अंदर उन लोगों को इकोनॉमिकली बैकवर्ड या अंडर डेवलप नहीं कहा गया है, उन लोगों को कहा गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस प्रोग्राम का नाम रखा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर 115 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जो काफी फोकस करने के ऊपर स्टडी करने के बाद देखा गया कि जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है जिसका डेवलपमेंट या तो हुआ ही नहीं या फिर लीस्ट परसेंटेज में जिनका डेवलपमेंट हुआ है, तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट को एक नए गवर्नमेंट और एक नए गवर्नेंस के मेथड से और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नज़रिए से हेल्प की जाएगी जिससे कि वो डेवलप हो सके और उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में ये भी चीज़ें ध्यान में रखी गई है कि पिछले जो ऐसे इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं उसमें हम किन किन एंगल्स से फेल हुए हैं, तो सारे फेलियर्स, हमारे पास्ट फेलियर्स को एक साथ स्टडी कर लिया गया है। इसके अलावा
जो विजन रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री विजन, वो होगा कि भाई पब्लिक सर्विस को किस तरह से बेस्ट तरीके से डिलीवर किया जा सके और किस तरह की रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर भी अच्छी तरह से ध्यान बनाया जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसके ऊपर हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या रहेंगे और किस तरह से इसके स्टैंडर्ड सेट आउट रहेंगे, इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि 115 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जिनको चुना गया है सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेट ऑफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट इंडेक्स। तो कंपोजिट इंडेक्स इज अ मेजर विच कैन जस्टिफाई अ डिस्ट्रिक्ट इज बीन डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप और नॉट। और यहाँ पे जो यूनियन गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के अंदर डिसाइड किया है कि 115 कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट होने चाहिए, क्योंकि सेंटर को ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, they want this to be implemented and successfully रिजल्ट्स उनको चाहिए, तो जिसके लिए ये इंप्लीमेंट होंगे स्टेट्स के अंदर। तो स्टेट्स के अंदर ये देखना काफी जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज होगी, और स्टेट ही अपने डिस्ट्रिक्ट को सबसे नजदीकी और करीबी तरीके से जानता है। तो कंपोजिट इंडेक्स के अंदर किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा, तो यहाँ पे बताया गया है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को स्टडी करेंगे, की हेल्थ और एजुकेशन परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे, और ये जो सारे इंडिकेटर्स है इसके ऊपर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की नजर रहती है तो वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की सबसे ज्यादा नजर रहती है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि हर एक स्टेट में से एक डिस्ट्रिक्ट को तो कंपल्सरीली चुना गया है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया है डिस्ट्रिक्ट को चूज करते समय, वो यहाँ पे ये दिया गया कि हिस्टोरिकली जिन जिन स्टेट्स के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका अंडर परफॉर्मेंस रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा जैसे एक्सट्रीमिज्म्स होते हैं कि नक्सलाइट एक्टिविटीज जहाँ पे ज्यादा है, जैसे कि झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह के डिस्ट्रिक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। यानी कि ये जो 115 डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर हर स्टेट में से एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, इसके अलावा ज्यादातर फोकस किया गया है उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये सारी चीजें याद रखने लायक है। इसके अलावा आगे चल के देखें तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की डिमांड है कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बनाया है तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज के ऊपर रखना है, तो टारगेट क्या रखा है, टारगेट रखा है एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, water resources. Water resources is important because there are various dispute going on the usage and availability of waters between the rivers which is passing between two or more states. इवन फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्योंकि यहाँ पे 15th कमीशन जो चल रहा है उसके ऊपर केरला और वगैरह साउथ स्टेट्स के सीएम्स ने क्या काफी कंप्लेंट्स दर्ज करवाई है। इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्स जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक फुल ऑन पेस के साथ आगे बढ़ सके। इसके अलावा जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है वो बैकवर्ड के बदले एस्पिरेशनल वर्ड यूज किया गया है, जिससे कि एक मोटिवेशन मिले। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी अपॉर्चुनिटीज वो खुद देखे, कई उम्मीदें देखे, होप्स देखे, ना कि वो एक स्ट्रेसफुली इस चीज को देखे और होपलेस एंड से इस तरह को फोकस ना करे। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पहले तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देयर वुड बी नो डिफरेंट फाइनेंशियल पैकेज और लार्ज एलोकेशन ऑफ फंड। यहाँ पे कोई इस चीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बजट या फिर कोई अलग प्रोविजन से कहीं से भी नए फंड्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जो गवर्नमेंट के ऑन गोइंग प्रोग्राम्स है उन्हीं में से फंड निकाल के दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसी लिबर्टी है स्पेंडिंग्स के ऊपर कि जिससे कि यहाँ पे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके, क्योंकि कई ऐसी प्रोविजंस और ऐसी स्कीम्स होती है जिसके अंदर हर पैसा यूटिलाइज नहीं होता, तो यहाँ पे उसका बेटर स्पेंडिंग होगा। इसके अलावा 3 तरह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पार्टिसिपेशंस होते हैं। एक होता है कि 100% जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है, एक होती है 50-50, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों 50-50 पार्टिसिपेट करते हैं कोई स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अलावा होती है 90-10, तो यहाँ पे एक के पास होता है 10% एक्सपेंडिचर्स के कॉस्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है 90% कंट्रीब्यूटर उन स्कीम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिमांड की है कि भाई आप हमें पैसे दे दो, we will plan by our way कि on which segment and on which scheme our state and our people wants the scheme to be implemented, और हमारे लिए क्या बेहतर है वो हम easily अपने हिसाब से
फॉर्मुलेट करके स्ट्रेटेजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी रिजिडिटी देखने को मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के नजरिए से कि 115 कंट्री उन्होंने मिल बांट के सिलेक्ट तो कर लिए, लेकिन इस चीज के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो पैटर्न है वो खुद अपने हिसाब से चलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स ने यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाई है। इसके अलावा जो मैनी स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग कंपोनेंट्स लेकिन परमिट्स ऑटोनॉमी एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसी कई सारी स्कीम्स है जो खुद अपने नजरिए से स्टेट्स को छूट छाट देती है। इसके अलावा तो वो खुद स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक, वहाँ की जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो सक्सेसफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इन तरह की स्कीम्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से दोनों को साथ में आके वर्क करना पड़ेगा विथ नो डिस्क्रिमिनेशन विथ ईच अदर। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि अगर कहीं जगह पे ऐसा देखने को मिले कि टीचर की शॉर्टेज है या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर स्टाफ की शॉर्टेज है, तो वहाँ की जो अथॉरिटीज होगी वो स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ऐसा एग्जाम्पल स्टेट्स ने दिया है कि इस तरह की एक्टिविटीज को सप्लाई, जो स्टाफ सप्लाई है वो हम लोग फोकस करते हैं। एक जहाँ पे स्टाफ एक्सेस है वहाँ से भी हम उनको रिमोटली मूव करवा के इस तरह की जो नीड होती है वो सेटिस्फाई करते हैं। और इस तरह की सारी एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा अगर कोई समझते हैं तो वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहाँ के लोकल कलेक्टर्स। तो यहाँ पे जोग्राफिकली भी वो सारी चीज़ को समझते हैं और यहाँ पे वर्किंग पैटर्न से भी वो फैमिलियर होते हैं। इसके अलावा जो जो चैलेंजेस सामने आती है उसका भी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो तो चैलेंजेस कंप्लीट हो सके, वो भी चीज़ें यहाँ पे सबसे ज़्यादा जानते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स। तो यहाँ पे एक चीज ये बताई गई कि पार्टनरशिप इज नॉट समथिंग कि यहाँ पे अपर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप हो या फिर बायलैटरल टायर्स के बीच में पार्टनरशिप हो। यहाँ पे जो प्रोग्राम है यहाँ पे जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन CSP तीनों को साथ में मिलकर काम करना है, ना कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से वर्क करवाए, स्टेट गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने खुद से इम्प्लीमेंटेशन करवाए स्कीम का। तो यहाँ पे हर चीज को एक साथ काम करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक मोटिवेशनल पैटर्न्स दिए गए हैं कि भाई ईच स्टेट विल बी रैंक्ड। तो यहाँ पे जो 115 ऐसे डिस्ट्रिक्ट चुने गए उनको रैंकिंग दी जाएगी, जिससे कि उनको फोकस एरिया में किस तरह से वर्क करना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएगी, और किस तरह से अगर कोई डिस्ट्रिक्ट सक्सेसफुली प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करवाता है तो क्वांटिफाइबल टारगेट एरियाज रखे जाएंगे, जिससे कि वो इंस्पायर भी हो सके और मोटिवेट भी हो सके कि जल्दी से इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें और पॉजिटिव इसके सारे जो एडवांटेजेस और फ्रूट्स है वो ले, ताकि हमारा डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। तो यहाँ पे जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्होंने सिविल सोसाइटी के लिए एक डेवलपमेंट का भी अच्छी तरह से वर्क किया, इस तरह से अंत के अंदर बताया गया है। क्योंकि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके साथ की जो पार्टनरशिप है, यहाँ से नए आइडियाज और फ्रेश एनर्जीज मिलती रहती है। तो ये नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर काफ़ी ऑफिशियल एफर्ट्स कर रहे हैं, जिससे कि ये स्कीम के अंदर भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा 115 डिस्ट्रिक्ट्स के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के अंतर्गत। तो यहाँ पे सबसे प्राइम बात जो है वो है सबको साथ मिल के काम करना है, CSP यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस को। और जो फंडिंग है यहाँ पे कोई स्पेशल फंडिंग कहीं से नहीं आ रही है, जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंड रखे हैं, तो वहीं से फंड्स को यूटिलाइज करना है और वेल मैनर्ड स्पेंडिंग करनी है, बेटर स्पेंडिंग करनी है, जिससे कि जो भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं भारत के अलग अलग विभिन्न राज्यों में, तो उन लोगों को इससे कुछ बेनिफिट्स मिले और उनका भी एक नई तरह से डेवलपमेंट रिस्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे ये सारी बातें बोल गई थी। तो हमने आपके लिए जो 4 आर्टिकल्स है उनमें से कुछ वोकैब्स आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, तो यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज और राइटिंग स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट्स आपको खुद देखने को मिलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें, बिकॉज वी प्रॉमिस टू डिलीवर यू अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉसिबल नॉलेज इन अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट
and please press the bell icon after subscribing to our channel so that you can get early and prompt notification of our newly posted video. थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।